8. राजीव और उसके परिवार का मुंह उसी तरह एक काले कपड़े से ढक दिया गया था। उन सबको एक राजीव ने जब अपनी आंखें खोली तो उसके होश उड़ गए। मेरे बच्चों और तिशा को कुछ मत करो। तुम लोगों को जो भी बात करनी है तुम मुझसे करो। राजीव के सामने 3 से 4 आदमी खड़े देना था। आखिर राजीव ने उनका क्या बिगाड़ा था? चुप कर, हम तुझे या तेरे बच्चों को मारने नहीं आए हैं। राजीव ये सुनकर हैरानी से उसे देखने लगा। राजीव आगे कुछ कहने ही लगा था कि उसके पीछे खड़े आदमी ने अपनी बंदूक के पीछे वाले हिस्से से राजीव की पीठ पर मारते हुए कहा, बोला ना चुप कर। जब हमें हमारे बॉस से ऑर्डर आएगा तब तुझे और सबको छोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले तू कुछ बकवास नहीं कर सकता। बॉस? राजीव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर ये आदमी किस बॉस की बात कर रहा था? उसने आज से पहले इन लोगों को कभी नहीं देखा था। तू जिस बंदे को अपना दोस्त समझकर उसके साथ काम करने की कोशिश कर रहा है वो 1 नंबर का फ्रॉड है। न जाने कितनी बार उसने दोस्ती के नाम पर खून किए हैं। ये सब जो आज उसका है वो मेरी मीनाक्षी का था। मेरी मीनाक्षी का। उसने कितनी मेहनत करी थी ये सब बनाने में। ये कहते हुए उसके प्यार को इस तरह मार देने की गलती राजीव ने की थी और उसकी सजा रॉकी उसे दिलाकर ही रहने वाला था। रॉकी इस समय सुनील के आगे एक के बाद एक राजीव की सच्चाई रख रहा था, लेकिन सुनील था जो अभी भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो अभी भी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था और अपना सर झुकाकर उस चेयर पर बैठा हुआ था। या तो तू हमारे साथ आ जा, मैं उस राजीव को जेल भिजवाना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि तू उसके साथ काम कर रहा है और तुझे सच मालूम है उसने मीनाक्षी की मौत से जुड़े सबूतों को मिटाने की कोशिश की है, लेकिन वो अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद है। मुझे वो सबूत चाहिए और वो मुझे तू ला कर देगा। सुनील के चेहरे या ना? सुनील कोई जवाब देता उससे पहले ही रॉकी का फोन बजने लगा। रॉकी ने फोन उठाया और कहा, राजीव को पकड़ लिया है। ठीक है, मैं आता हूं। सुनील ये शब्द सुनकर हैरान हो चुका था। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। सुबह के 11 बज चुके थे। आज राजीव को मीनाक्षी के केस को लेकर कोर्ट के आगे खड़ा होना था, लेकिन राजीव कहां था ये बात कोई नहीं जानता था। कोर्ट की सुनवाई थोड़ी ही देर में शुरू हो गई थी। राजीव के लॉयर ने काफी देर उसका इंतजार किया था, लेकिन उसके नहीं आने पर वो भी अंदर जाकर बैठ गया था। कोर्ट की हियरिंग शुरू होने तक लॉयर ने कई बार राजीव को कॉल और मैसेज किया, लेकिन राजीव का एक भी बार फोन नहीं लगा। योर ऑनर, आई एम सॉरी, लेकिन मेरा क्लाइंट आज कोर्ट में मौजूद नहीं है। मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि मुझे थोड़ा और टाइम दिया जाए। ऑर्डर ऑर्डर। देखिए मिस्टर जुनेजा, अगर राजीव यहाँ नहीं है तो हम केस को हर बार रोक नहीं सकते। सुनवाई आज से ही शुरू होगी। आप अपने क्लाइंट को नेक्स्ट हियरिंग में अपने साथ ला सकते हो, लेकिन उन्हें यह जरूर बता देना कि वो जितना देर करेंगे कोर्ट में केस उनके खिलाफ जाने के ज्यादा चांसेस है। जी योर ऑनर। अगले ही पल कोर्ट में हियरिंग शुरू हो गई। अब फर्क इतना था कि राजीव अपनी कहानी सुनाने के लिए वहां प्रेजेंट नहीं था। सब मन ही मन सोच रहे थे कि राजीव आखिर कहां था। कोई ये सोच भी नहीं रहा था कि राजीव इस समय अपने परिवार के साथ एक जंगल में नक्सलाइट्स के साथ फंसा हुआ था। जंगल में रात कैसे गुजारी थी ये बात राजीव और तिशा दोनों ही नहीं जानते थे। प्रिया और ऋषि एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहीं जमीन पर लेटे हुए थे। रात भर नींद ना आने की वजह से राजीव की सुबह आंख लग चुकी थी। राजीव चाहता था कि बोला, आखिर तुम लोग करना क्या चाहते हो मेरे परिवार के साथ? पूरी रात बिता ली हमने इस जंगल में और ना तुम कुछ बोल रहे हो और ना ही तुम्हारा बॉस कहीं नजर आ रहा है। तुमने हम लोगों को क्यों लाकर पकड़ा हुआ है? तिशा और बच्चे राजीव की इस आवाज से उठ गए थे। ऋषि था। तभी अचानक से उसने अपनी नजरें राजीव से हटा ली और वो सामने देखने लगा। ऐसा करते ही उस आदमी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई।
ये देखकर राजीव कंफ्यूज्ड हो गया। सवाल तो अब हम तुझसे करेंगे। राजीव ने पीछे पलट कर देखा तो उसके होश से उड़ गए। उसके सामने एक काफी मोटा आदमी खड़ा था जो अपने भारी कदम आगे बढ़ाते हुए राजीव की तरफ आ रहा था। राजीव ने जब उसका चेहरा देखा तो वो अपने दिमाग में सोचने लगा कि आखिर उसने इस आदमी को पहले कहाँ देखा था। तभी राजीव को याद आ गया। वो आदमी कौन है मीनाक्षी? ये मेरा दोस्त है रॉकी। जब मैंने इस गांव में लोगों के लिए अच्छे रेस्टोरेंट खोले थे तो उनमें से एक ज़मीन इसकी भी थी। लेकिन ये सब छोड़ो, तुम इधर आओ। राजीव ने इसके बाद भी कई बार मीनाक्षी को इस आदमी के साथ देखा था, लेकिन राजीव ने ये कभी नहीं सोचा था कि ये आदमी उसके लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला था। उसे देखते ही राजीव को एहसास हो गया था कि वो यहाँ पर मीनाक्षी की वजह से आया था। राजीव सोचने लगा था कि आखिर रॉकी को ऐसा क्या पता था। रॉकी सीधे चलते हुए राजीव के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी छोटी आंखों से राजीव की तरफ देखते हुए कहा, तो पहचाना मुझे? तुम तो मीनाक्षी के दोस्त हो ना? राजीव आगे कुछ कहता उससे पहले ही रॉकी हंसने लगा। हंसते हुए रॉकी ने अपने साथियों को देखा जो उसी के साथ हंस रहे थे। दोस्त नहीं, हमारी शादी होने वाली थी। मैं उसका बॉयफ्रेंड था। रॉकी भी एक नक्सलाइट था। राजीव ने जब ये बात सुनी तो उसके होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सच कैसे हो सकता था। मीनाक्षी अगर रॉकी से शादी करने वाली थी तो वो राजीव के साथ क्या कर रही थी? मैंने मीनाक्षी से जिंदगी भर प्यार किया और तूने उसे एक पल में ही। तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। रॉकी ने ये कहा और वो गुस्से से राजीव को देखने लगा। रॉकी की आंखें नम थीं। राजीव उन आंखों में अपने लिए नफरत साफ देख सकता था। राजीव को डर था कि रॉकी ने उसे यहाँ पर मारने के लिए पकड़ा था, लेकिन असल में बात कुछ और थी। अपनी आंखें साफ करते हुए रॉकी ने जमीन की ओर देखा और एक लंबी आह भर ली। तुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि तूने कितनी सारी जिंदगियां उजाड़ दी। मीनाक्षी और मैं जल्दी शादी करने वाले थे। यहाँ तक कि उसका टिम्बर का बिजनेस जो आज तेरे हाथों में है वो मेरा होने वाला था। उसने मुझसे वादा किया था और तूने ये सब क्या कर दिया। लेकिन अब मैं तुझे तेरे कर्मों की सजा दिलवाऊंगा। मैं तुझे मीनाक्षी का केस किसी भी हालत में जीतने नहीं दूंगा। राजीव ये शब्द सुनते ही चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मीनाक्षी ने इस हद तक रॉकी को बेवकूफ बनाया था। राजीव अच्छे से जानता था कि जो कुछ रॉकी कह रहा था वो सच नहीं था। मीनाक्षी कभी भी रॉकी से शादी नहीं करने वाली थी और ना ही उसके नाम अपना कोई बिजनेस करने वाली थी। इतना तो राजीव मीनाक्षी को अच्छे से समझता था। राजीव ये सब सुनकर खुद को रोक नहीं पाया और रॉकी से बोला, ये सब सच नहीं है। मीनाक्षी कभी ऐसा नहीं करने वाली थी। मैं उसे अच्छे से जानता हूं। उसने तुम्हें झूठ कहा था। वो मेरे साथ भी। राजीव आगे कुछ कहता उससे पहले ही रॉकी ने उसे बीच में रोक दिया। मैंने तुझे बोलने के लिए नहीं कहा है और तू मीनाक्षी के खिलाफ एक शब्द नहीं कह सकता, समझा? मैं सिर्फ मीनाक्षी के लिए इंसाफ चाहता हूं और वो मैं उसे दिला कर रहूंगा। ये कहते हुए रॉकी ने राजीव को चुप करा दिया। राजीव रॉकी को सच समझाने की कोशिश कर रहा था। वो उसे बताना चाहता था कि अगर मीनाक्षी राजीव के साथ भी सो रही थी तो उसका मतलब यही था कि वो कभी रॉकी से शादी नहीं करने वाली थी। रॉकी को इस तरह इतना इमोशनल देखकर राजीव को रियलाइज हो गया था कि मीनाक्षी असल में कितना बड़ा खेल खेल रही थी। मीनाक्षी इतनी ज्यादा चालाक निकलेगी इस बात का राजीव को कोई अंदाजा नहीं था। देख भाई, मैं तुझसे आराम से ही बात करूंगा। सच तो तू भी जानता है और मैं भी जानता हूं कि राजीव कितना बड़ा खिलाड़ी है, कितने खून किए हैं उसने।
और आज नहीं तो कल वो तेरा भी खून कर सकता है। ये कहते हुए मोहन ने सुनील को ध्यान से देखा। सुनील के चेहरे पर थकान थी। वो पूरी तरह से हार चुका था। एक ही दिन में उसका शरीर जैसे कमजोर हो चुका था और वो अपनी पुरानी जिंदगी को याद कर रहा था। बार बार सुनील के मन में एक ही सवाल था कि क्या उसने राजीव के साथ हाथ मिलाकर गलती की थी। हम बस अब एक ही चीज चाहते हैं तुझसे, कि तू हमसे हाथ मिला ले। हमें राजीव के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना है ताकि हम उसे जेल भेज सकें और अपनी मीनाक्षी मैडम को इंसाफ दिला सकें। सुनील ने यह सुनकर मोहन की शक्ल देखी। फिर कुछ कहने के लिए उसने अपना मुंह खोला। पानी। ये सुनकर मोहन ने पीछे रखी पानी की बोतल लाकर सुनील को दे दी। उसने सुनील का एक हाथ खोला और वो पानी पीने लगा। तूने क्या सोचा है? क्या तू हमारा साथ देगा? लेकिन इसमें मेरी मदद की क्या जरूरत है? सबूत तो तुम्हारे पास ही है, सब सच जानते हो। सच जानना और सबूत इकट्ठा करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। राजीव ने जिस तरह से ये खून किए हैं, वो कोर्ट में ये बाजी जीत सकता है, लेकिन अगर हमारे पास सबूत होंगे तो हम उसे कभी नहीं जीतने देंगे। और मैं अच्छे से जानता हूं कि तुझसे हाथ मिलाते वक्त कुछ ना कुछ तो ऐसी इंफॉर्मेशन थी राजीव की जो सिर्फ तेरे पास है। ये कहते हुए मोहन ने सुनील की आंखों में ध्यान से देखा। सुनील ने आगे कुछ नहीं कहा। वो अभी भी किसी सोच में डूबा हुआ था। उसे अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि राजीव उसे यहां से बचा लेगा, इसलिए वो बार बार दरवाजे की ओर देख रहा था। वैसे हाँ, मैंने तुझे बताया नहीं, राजीव और उसके पूरे परिवार को हमने पकड़ा हुआ है। कल शाम से वो जंगलों के बीच फंसे हैं और जब तक वो अपनी गलती मान ना ले, रॉकी भाई उसे छोड़ने नहीं वाले। और अगर फिर भी राजीव नहीं माना तो उसकी अब वही मौत होगी और कुछ नहीं। जैसे ही सुनील ने ये बात सुनी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। मोहन ने भी सुनील की नस को पकड़ लिया था। वो भी समझ गया था कि सुनील को मनाने के लिए उसे क्या कहने की जरूरत थी। तो तूने क्या सोचा, बता। सुनील ने कुछ देर सोचने के बाद अपनी नजरें उठाईं और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। ये सुनते ही मोहन के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो अपनी जगह से उठा और सुनील के कंधे पर हाथ रख कर बोला, तुझे इस फैसले का कभी पछतावा नहीं होगा, मैं वादा करता हूं तुझसे। वहीं दूसरी तरफ राजीव से बात मनवाने के लिए अब रॉकी ने नए रास्ते ढूंढ लिए थे। रॉकी भी जानता था कि राजीव का परिवार उसकी कमजोरी था, इसलिए उसने राजीव को अकेला कैद नहीं किया था, बल्कि पूरे परिवार के साथ उसे पकड़ा था। रॉकी राजीव को छोड़कर तिशा और प्रिया की तरफ चला गया। तिशा ने प्रिया को कसकर अपने सीने से लगा लिया था। रॉकी अपने भारी शरीर को झुकाते हुए तिशा के पास आने लगा और बोला, मानना पड़ेगा, आपकी बहन और आपकी शक्ल तो हूबहू एक जैसी है। क्या किस्मत है राजीव की, सच में। एक को मार दिया तो दूसरी मिल गई। राजीव ये शब्द सुनते ही चीख पड़ा। रॉकी! उसके बच्चे उसी जगह पर मौजूद थे। राजीव को गुस्सा आ रहा था कि रॉकी किस तरह सबके सामने उसके खिलाफ ये सब बातें कर रहा था। रॉकी! अगर तूने तिशा या मेरे बच्चों को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रॉकी ने राजीव की बात को इग्नोर कर दिया और अपना हाथ बढ़ाते हुए वो तिशा के बालों को छूने लगा। वो ऐसा करता उससे पहले ही ऋषि की आवाज आई। ये आप क्या कर रहे हैं अंकल? आपने तो कहा था कि आप किसी को परेशान नहीं करेंगे। हम तो यहाँ सिर्फ पापा के लिए आए हैं ना। रॉकी ये सुनकर अपनी जगह पर रुक गया। उसके चेहरे पर एक डरावनी स्माइल आ गई। तिशा और राजीव के होश उड़ चुके थे। वो दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऋषि क्या बात कर रहा था। राजीव को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी हो। रॉकी ने जैसे ही राजीव की शक्ल देखी, वो जोर जोर से हंसने लगा। उसको हंसता हुआ देखकर ऋषि एकदम चुप हो गया। ऋषि का दिल भी अब जोरों से धड़कने लगा था। अरे क्या हुआ राजीव, तेरे चेहरे पर तो 12 बज गए। तुझे नहीं पता था ना कि मैं तुझसे पहले तेरे बेटे ऋषि से बात कर रहा था। पापा,
आप अंकल की बात मान लो, वो आपको कुछ नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ कि हम सब एक अच्छी जिंदगी जिए। पापा, अंकल बस चाहते हैं कि आप उनसे माफी मांग लो, और आप ही तो कहते हो ना, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। ऋषि के इंटेंशन साफ थे, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि रॉकी की बातों में आकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। वो अभी भी यही सोच रहा था कि रॉकी सिर्फ राजीव से माफी चाहता था। राजीव का शरीर सुन्न पड़ गया था। रॉकी ने ऋषि के चेहरे की ओर अपनी उंगली उठाई और कहा, वो देख, वो जो चश्मा है वो मैंने दिया था तेरे बेटे को। उस चश्मे में एक माइक लगा हुआ है। उसकी मदद से मैं तेरे बेटे से बात करता था और तेरे घर की सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेता था। मैंने ही ऋषि से वादा किया था कि अगर वो तुझे यहाँ लेकर आएगा तो मैं तुझे सुधार दूंगा। तेरी ये गलतियों के लिए तुझे एक और मौका दूंगा। मैंने ज्यादा कुछ नहीं, बस यही कहा था कि अगर ऋषि ने ऐसा नहीं किया तो तू जिंदा नहीं रहेगा। राजीव की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने समय से रॉकी उसके बेटे से बात कर रहा था और उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। राजीव ने ऋषि की तरफ एक बार भी नहीं देखा। वो सीधे गुस्से में अपनी जगह से भागते हुए रॉकी की तरफ आ गया। राजीव के अंदर का पेशेंस अब पूरी तरह से एकदम खत्म हो चुका था। रॉकी के पास पहुंचते ही राजीव उस पर टूट पड़ा, ये बात जानते हुए भी कि राजीव चारों तरफ से घिरा हुआ था। राजीव ने फिर भी रॉकी पर अटैक करने की हिम्मत नहीं की। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रॉकी लगातार सिर्फ हंस रहा था। उसके हंसने की आवाज राजीव के कानों में चुभ रही थी। तभी उनकी लड़ाई के बीच अचानक से पीछे से एक गोली चल गई। रॉकी के आदमी ने राजीव पर गोली चला दी थी। तिशा चीख उठी। प्रिया ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं। ऋषि को एहसास हो चुका था कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। तुम ठीक हो ना राजीव? राजीव के पैर से गोली छूकर निकल गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसके पैर से काफी खून बह रहा था। तिशा राजीव की पट्टी कर रही थी। आसपास बच्चे चुपचाप डरे सहमे बैठे हुए थे। अब रॉकी दूर से राजीव और तिशा को देख रहा था। रॉकी के आदमी ने गोली सिर्फ इसलिए चलाई थी ताकि वो रॉकी से दूर हो जाए। रॉकी ने पहले से तय कर रखा था कि वो राजीव को मारने नहीं वाला था। वो उसे कोर्ट में सजा दिलाना चाहता था और इसके लिए उसे राजीव जिंदा चाहिए था। राजीव दर्द में था। तिशा ने जैसे तैसे उसकी पट्टी की और फिर वो राजीव का हाथ पकड़कर वहीं पर बैठ गई। तिशा की आंखें लाल हो गई थीं। बच्चे भी अब काफी परेशान हो गए थे। ऋषि रोते रोते प्रिया के कंधे पर अपना सर रखकर उदास होकर बैठ गया था। वहीं दूसरी तरफ प्रिया के आंसू सूख चुके थे। ऋषि काफी देर से प्रिया से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रिया ऋषि से गुस्सा थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसी के भाई की वजह से सब लोग इस जगह पर फंसे हुए थे। दीदी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। लेकिन प्रिया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब ऋषि ने एक बार फिर ये बात उसका हाथ पकड़कर कही तो वो हाथ झटकते हुए बोली, एक बार मुझे बता तो दिया होता। खुद ही सब कुछ करना सीख लिया है तुमने ऋषि। ऋषि इसके आगे कुछ नहीं बोला। प्रिया ने अपनी नजर उठाई तो सामने खड़ा रॉकी का आदमी प्रिया को देख रहा था। वो चुपचाप दूसरी तरफ मुड़ गई। चारों तरफ से रॉकी के आदमियों ने उन्हें घेरा हुआ था। राजीव और उसके बच्चे घर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। तभी अचानक से रॉकी का फोन बजने लगा। रॉकी ने फोन उठाया और कहा, हाँ मोहन बोल। मान गया वो? चलो ये तो एक अच्छी खबर है। रॉकी ने यह बात सुनकर फोन रख दिया। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी।
तिशा ने जब अपने आगे मोहन का नाम सुना था तो वो हैरान हो गई थी। अब धीरे धीरे उसके दिमाग में बनी वो पहेली सुलझने लगी थी, लेकिन हर जवाब के साथ तिशा का दिल भारी होता जा रहा था। वो ये सोचने लगी थी कि क्या ये सब उसकी गलती थी? क्या उसे मोहन के पास कभी नहीं जाना चाहिए था? अचानक ही तिशा ने राजीव की तरफ देखा और कहा, ये सब मेरी वजह से हुआ है राजीव, सब मेरी गलती है। राजीव चुपचाप तिशा को देख रहा था। वो अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा था कि उसके बेटे को रॉकी ने फंसाया था। अपनी बात बोलते हुए तिशा की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो मैं ही थी जो सबसे पहले मोहन के पास गई थी। मैंने तुम्हें कभी ये बात नहीं बताई, लेकिन मुझे तुम्हारे कमरे में वो गन मिली थी जिसे मैंने मोहन को दिखाया था। मैं जानना चाहती थी कि वो गन किसकी है। शायद मेरी इसी गलती की वजह से रॉकी तुम तक पहुंचा है। आई एम सॉरी राजीव, मैं बस आयशा के बारे में जानना चाहती थी। अगर मुझे पता होता कि आयशा ने तुम्हें धोखा दिया है तो मैं शायद इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठाती। मुझे समझ नहीं आता कि आयशा तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। सब कुछ तो अच्छा था तुम दोनों के बीच में। ये सुनकर राजीव काफी देर तक शांत था। फिर एक लंबी आह भरते हुए वो बोला, मैं जानता था ये बात कि तुम मोहन से मिलने गई थी। मोहन मुझसे भी मिला था। तिशा थोड़ा हैरान थी। उसने राजीव की तरफ देखा। लेकिन तुमने पहले मुझे कुछ कहा क्यों नहीं फिर? क्या तुम सच जानना चाहती हो? तिशा राजीव की आंखों में देख रही थी। हिम्मत करते हुए उसने आगे कहा, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं और जब भी तुमको देखता हूं तो लगता है कि मेरी आयशा वापस आ गई है। लेकिन तुम आयशा से ज्यादा ऑनेस्ट हो। हालांकि तुम दोनों की शक्ल एक जैसी है, लेकिन तुम दोनों बिल्कुल अलग हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं तिशा। आई लव यू सो मच। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? तिशा का दिल जोरों से धड़क रहा था। राजीव की आंखों में प्यार साफ नजर आ रहा था। आगे बिना कुछ कहे तिशा ने राजीव को गले से लगा लिया। हाँ, आई लव यू राजीव, आई लव यू। वो बहुत खुश थी। आखिरकार राजीव और वो अब पूरी तरह से एक हो सकते थे। एक पल के लिए वो दोनों ही भूल चुके थे कि वो कहां थे। लेकिन ठीक इसी समय एक बार फिर गोली चल गई। गोली की आवाज से बच्चे भी काफी ज्यादा घबरा गए थे। तिशा और राजीव ने भी चौंकते हुए सामने की तरफ देखा था। राजीव को डर था कि कहीं इस बार ये गोली उसके बच्चों की तरफ ना चली हो, लेकिन उसके आगे नजारा कुछ और ही था। राजीव ने जैसे ही अपने सामने देखा उसके होश उड़ गए। हाथ में बंदूक लिए सुनील ठीक उसकी तरफ आ रहा था। ये सुनील ही था जिसने गन को आसमान की ओर चलाकर ये आवाज दी थी। सुनील काफी खुश था। उसके चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया था। मोहन ने उसके हाथ में बंदूक दी थी और अब वो गोली चलाना सीख रहा था। एक बार फिर खुले जंगल में गोली चलाकर उसे अपने दिल में एक अजीब सा सैटिस्फैक्शन मिल रहा था। लेकिन सुनील अकेला नहीं था। सुनील के साथ मोहन चल रहा था, जिसके हाथ में कई सारे पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स थे। एक अजीब सी स्माइल थी मोहन के चेहरे पर, जिसे देखकर ही तिशा समझ गई थी कि अब कुछ बड़ा होने वाला था। क्या तुम तैयार हो मिस्टर राजीव? रॉकी की हंसने की आवाज राजीव के कान में किसी सुई की तरह चुभने लगी थी। राजीव नहीं जानता था कि रॉकी किस बारे में बात कर रहा था। राजीव अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसने सुनील की तरफ देखा और कहा, सुनील तू भी? तू इनके साथ था? कब से?
सुनील एकटक राजीव की आंखों में देख रहा था। उसे किसी भी तरह का गिल्ट नहीं था। मोहन ने उसे जो सबूत दिखाए थे राजीव के खिलाफ, उससे सुनील को भी विश्वास हो गया था कि आज नहीं तो कल अपने काम के लिए राजीव उसे भी मारने वाला था। अगर मुझे सब सच पता होता तो मैं बहुत पहले ही इनके साथ आ जाता। राजीव हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तिशा भी गुस्से से मोहन को देख रही थी। इतने गुस्से से मत देखिए मिस तिशा मुझे। मैं आपके पापा का दोस्त तो हूं, लेकिन मैं काम तो सिर्फ रॉकी भाई के लिए करता हूं। तो जैसा वो कहेंगे वैसा ही होगा। तिशा ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। सुनील, मोहन और रॉकी आपस में उन दोनों की शक्ल देखकर हंसने लगे थे। क्या चाहते हो तुम लोग मुझसे? कुछ ही देर में राजीव को एक नई जगह ट्रांसफर किया गया। अब वो एक छोटे से बंद कमरे में एक लकड़ी की चेयर पर बैठा हुआ था। राजीव के ठीक सामने रॉकी बैठा था और सुनील और मोहन साइड में खड़े थे। राजीव के टेबल पर एक पेपर रखा था। उसकी तरफ इशारा करते हुए रॉकी ने कहा, मैं ये चाहता हूं कि तुम इस बात को कबूल कर लो कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड का खून किया है। राजीव रॉकी की तरफ देख रहा था। उसके माथे से पसीना छूट रहा था। राजीव जानता था कि अगर उसने ये बात मान ली तो रॉकी उसे जेल भेजने में कोई कमी नहीं छोड़ने वाला था और राजीव जेल नहीं जा सकता था। आखिर उसके पीछे से उसके बच्चे और तिशा का क्या होगा? राजीव ने जब काफी देर तक जवाब नहीं दिया तो सुनील ने जोर से टेबल पर अपना हाथ मार दिया। कौन से ख्यालों में खो गया है तू? ये मत भूल कि आयशा के मर्डर के सबूत है मेरे पास। उस डॉक्टर से सच बुलवाने में टाइम नहीं लगेगा मुझे, लेकिन हम बस ये चाहते हैं कि तू मीनाक्षी के खून को कबूल कर ले। आयशा का खून तेरे सर से हमेशा के लिए मिट जाएगा। राजीव सुनील की तरफ हैरानी से देख रहा था। राजीव को विश्वास नहीं हो रहा था कि इंसान कितनी जल्दी बदल सकता था। सुनील के हाव भाव में इस तरह का अंतर था कि एक बार को राजीव खुद से सवाल कर रहा था, क्या ये सच में उसी का दोस्त सुनील था? सारा दिन नहीं है मेरे पास तेरे लिए। अच्छा होगा कि तू जवाब दे और इन पेपर्स पर साइन कर दे। ये कहते हुए रॉकी ने राजीव को एक पेन दिया। राजीव उस पेन को अपने हाथ में लेकर काफी देर तक सोचता रहा। वो नहीं जानता था कि वो क्या करने वाला था। राजीव की आंखों के आगे वो सारे फ्लैशबैक्स आने लगे। राजीव काफी दूर आ चुका था। अपनी फैमिली को बचाते बचाते उसने कुछ ऐसे कदम ले लिए थे जिनके रिजल्ट्स का सामना करने के अलावा राजीव के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। ठीक है, मैं साइन करने के लिए तैयार हूं। ये बात सुनते ही मोहन और रॉकी दोनों के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो जानते थे कि अब इस जाल से बच निकलने के लिए राजीव के पास कोई और चारा नहीं बचा था। अब उसे उनकी बात माननी ही थी। रॉकी के इशारा करने पर मोहन ने राजीव को एक पेन दिया और राजीव पेपर्स की ओर देखने लगा। राजीव ने अभी बस अपना साइन करना शुरू ही किया था कि उसे तिशा के चिल्लाने की आवाज आई। ऋषि! ये सुनते ही राजीव अपनी जगह से उठा और भागते हुए टेंट के बाहर आ गया। वो लोग अभी भी जंगल के कोने में थे। राजीव भागते हुए बाहर आया तो उसने देखा कि तिशा नदी के कोने में खड़ी ऋषि का नाम चिल्ला रही थी। प्रिया सुन्न होकर अपनी जगह पर खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऋषि! हे भगवान! तिशा खुद पानी में कूदने ही वाली थी, लेकिन तभी वहां पर राजीव आ गया। राजीव ने तिशा की तरफ देखा और कहा, तिशा, ऋषि कहाँ है? तिशा का शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसने अपनी कांपती हुई उंगलियों से नदी की तरफ इशारा किया और अगले ही पल राजीव नदी में कूद गया। तिशा एक बार फिर चिल्लाने लगी,
तिशा ने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया था। प्रिया की शक्ल देखकर साफ पता चल रहा था कि वो एक सदमे में जा चुकी थी। पिछले एक दिन में इतना कुछ हो गया था कि अब राजीव के बच्चे बुरा से बुरा कदम उठाने के लिए तैयार थे। तिशा को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना नन्हा सा ऋषि एक ही पल में इतना बड़ा कदम उठा लेगा। बिना सोचे समझे ऋषि ने सीधा पानी में छलांग लगा दी। तिशा अब समझ गई थी कि जो कुछ हो रहा था उसके लिए ऋषि खुद को जिम्मेदार ठहरा रहा था। राजीव ने नदी में काफी देर तक ऋषि को ढूंढने की कोशिश की। राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नदी का पानी थोड़ी ही दूरी पर काफी गहरा था। राजीव का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ऋषि के साथ आखिर क्या हुआ था। वो मन ही मन सोच रहा था कि क्या उसने ऋषि को बचाने में देर कर दी थी। तभी पानी की गहराई में कुछ ऐसा नजर आया कि उसके होश उड़ गए। तिशा और प्रिया राजीव के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। काफी देर हो चुकी थी और अब राजीव का भी कहीं कोई अता पता नहीं था। तिशा को अब राजीव की भी टेंशन होने लगी थी। रॉकी भी पानी में बेसब्री से देख रहा था। वो किसी भी हाल में राजीव को कुछ होने नहीं दे सकता था। ठीक इसी समय राजीव ने अपना सर पानी से बाहर निकाल लिया। उसे देखते ही तिशा ने एक राहत भरी सांस छोड़ी और वो अपने हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया करने लगी। राजीव ने अपनी बाहों में ऋषि को पकड़ा हुआ था, जो इस समय बेहोश था। पानी से निकलने के बाद राजीव ने ऋषि को बाहर लेटा दिया और वो उसके चेस्ट को दबाने लगा। ऋषि की आंखें बंद थीं और उसका चेहरा भी जैसे सफेद पड़ चुका था। चेस्ट दबाने पर ऋषि के मुंह से पानी निकलने लगा। प्रिया तिशा के गले लगकर लगातार रो रही थी। तिशा एकदम चुप थी। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। तभी अचानक से ऋषि ने जोर से खांसना शुरू कर दिया। ऋषि को होश आने पर राजीव ने बिना कुछ बोले ऋषि को अपने सीने से लगा लिया। ये तुम क्या करने जा रहे थे ऋषि? क्यों? अपने पापा का एक बार भी ख्याल नहीं आया तुम्हें? राजीव काफी इमोशनल हो चुका था। प्रिया भी ऋषि के पास आकर खड़ी हो गई। ऋषि ने राजीव को देखा और अपनी नजरें झुका ली। पापा, आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ कि ये सब मेरी गलती है। नहीं नहीं, ये किसी की गलती नहीं है बेटा। ऋषि को संभालने के तुरंत बाद राजीव अपनी जगह पर खड़ा हुआ और सीधे रॉकी के पास चला गया। राजीव को एहसास हो चुका था कि अब उसके बच्चों पर काफी बुरा असर पड़ रहा था। अब वो ये सब और नहीं सह सकता था। उसने रॉकी की आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है, जहां तुम बोलोगे मैं वहां साइन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? एक तरफ राजीव अपने परिवार के साथ हर एक मिनट चुनौतियों से लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ राजीव के प्यार में डूबी उसकी सेक्रेटरी 2 दिन से उसे ढूंढते हुए अब उसके घर पहुंच चुकी थी। राजीव 2 दिन से ऑफिस नहीं आया था। पहले दिन आरती को राजीव का मैसेज मिला था कि वो अगले दिन लेट आएगा, लेकिन उसके बाद से ना तो राजीव ने उसे कोई मैसेज किया और ना ही वो ऑफिस आया। आरती ने 1-2 बार राजीव के फोन में कॉल भी किया था, लेकिन उसका फोन आउट ऑफ नेटवर्क एरिया आ रहा था। इन सब में सबसे बड़ी बात आरती के लिए ये थी कि राजीव ने अपने कोर्ट की डेट मिस कर दी थी। आरती अच्छे से जानती थी कि राजीव ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता। जिस कोर्ट में उसके खिलाफ लोग खड़े थे, वो वहां पर जाना कैसे मिस कर सकता था। आरती राजीव के घर पहुंचने के बाद अपनी गाड़ी से उतर गई। उसने अभी गेट की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि उसे एहसास हुआ कि राजीव के घर के गेट पर ताला लगा था। आरती वहां ताला देखकर काफी ज्यादा चौंक गई।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता था। अचानक से राजीव कहाँ चला गया था। कुछ सोचते हुए आरती ने अपने मोबाइल को निकाल लिया। उसने राजीव को किए आखिरी टेक्स्ट देखे, लेकिन उनमें से एक भी मैसेज राजीव को सेंड नहीं हुआ था। आरती को राजीव की चिंता होने लगी थी। हालांकि आखिरी बार बात करने पर राजीव से उसने झगड़ा किया था, लेकिन फिर भी आरती के मन में जो फीलिंग्स थीं वो सच्ची थीं। आरती ने एक बार फिर कोशिश करने के लिए राजीव को फोन लगा दिया और बाय चांस फोन लग गया। जंगल में राजीव जैसे ही अपनी शर्त आगे रखने वाला था, उसका फोन बजने लगा। लेकिन यह फोन राजीव के हाथ में नहीं था, बल्कि रॉकी के हाथ में था। रॉकी ने जैसे ही स्क्रीन पर नाम पढ़ा, वो जोर से हंसने लगा। ये ले, तेरी दूसरी बीवी का फोन आ रहा है। ये कहते हुए रॉकी ने तिशा की तरफ देखा। प्रिया और ऋषि को सुनील अपने साथ अंदर ले जा चुका था। वो लोग ऋषि को बदलने के लिए नए कपड़े दे रहे थे। मेरा फोन दो मुझे। पहले तू पेपर्स पर साइन कर। मैंने कहा ना, मेरी एक शर्त है। ये कहते हुए राजीव ने तिशा की तरफ देखा और कहा, मैं चाहता हूं कि तिशा और मेरे बच्चों को सुरक्षित वापस भेज दिया जाए। मुझे गारंटी चाहिए कि उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ यहां रुकने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे बच्चे और तिशा यहां नहीं रुकेंगे। तिशा ये सुनते ही काफी ज्यादा हैरान हो गई। एक ही पल में उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। राजीव, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ तुम्हें छोड़कर। राजीव ये सुनकर तिशा के पास आ गया। उसने तिशा को गले से लगाया और तिशा के आंसुओं को पोंछने लगा। तिशा उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी राजीव ने उसके कान में कुछ ऐसा कहा कि वो अपनी जगह पर रुक गई। उसने राजीव की आंखों में देखा और अचानक ही वो शांत हो गई। इसके ठीक बाद राजीव ने रॉकी से कहा, तो क्या तुम्हें यह मंजूर है? ठीक है, लेकिन पहले साइन करो। ये सुनते ही राजीव ने रॉकी के उन पेपर्स पर साइन कर दिया। अब राजीव ने ऑफिशियली अपने सारे क्राइम्स मान लिए थे। जो कुछ भी उन पेपर्स पर लिखा था उसमें राजीव का साइन था। सूरज ढल चुका था। राजीव की शर्त के मुताबिक रॉकी ने अपने आदमियों से कहकर तिशा और उसके बच्चों के सुरक्षित वापस जाने की तैयारी करा दी थी। बच्चे लगातार रो रहे थे। ऋषि और प्रिया दोनों ही अपने पापा को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। राजीव ने ऋषि के आंसुओं को पोंछा और कहा, मैं जल्दी वापस लौट आऊंगा, लेकिन तब तक दीदी और मासी का ख्याल तुम्हें रखना है, ठीक है? राजीव ने ऋषि को समझाया और उसे गाड़ी में बैठा दिया। राजीव ने प्रिया से कुछ नहीं कहा। वो दोनों सिर्फ गले मिले और राजीव गाड़ी से थोड़ा दूर रॉकी और मोहन के साथ जाकर खड़ा हो गया। तिशा दूर से ये सब देख रही थी। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। एक आदमी ने आकर तिशा के लिए गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। तिशा ने राजीव की तरफ देखा और वो गाड़ी के अंदर बैठ गई। तिशा का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसे राजीव को इस जगह पर अकेला छोड़कर जाना चाहिए था। क्या सच में इस सिचुएशन से निकलने का कोई और तरीका नहीं था? तिशा ये सोचते हुए गाड़ी में बैठ ही रही थी कि अचानक से तेज रोशनी उसकी आंखों में लगने लगी। तिशा ने सामने देखा तो एक बड़ी सी गाड़ी उनकी तरफ आ रही थी। उसकी हेडलाइट सीधे तिशा की तरफ थी। तिशा ने जैसे ही उस गाड़ी के अंदर देखने की कोशिश की, उसके होश उड़ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच था। मीनाक्षी? राजीव और तिशा के सामने उस गाड़ी से एक औरत नीचे उतरी। राजीव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मीनाक्षी उसके आगे कहां से आ गई थी। मीनाक्षी को तो उसने खुद मारा था। मीनाक्षी, तुम?
मीनाक्षी गाड़ी से उतरी और राजीव और तिशा के सामने खड़ी हो गई। मीनाक्षी ने एक टाइट रेड कलर का वन पीस पहना हुआ था। वो अपनी लंबी हील्स में चलते हुए आगे आई और राजीव के आगे अपने हाथ मोड़ते हुए खड़ी हो गई। कैसे हो तुम राजीव? राजीव का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। मीनाक्षी राजीव की शक्ल देखकर अचानक से हंसने लगी। उसने अपनी नजरें घुमाकर तिशा को देखा और कहा, कितना लकी है राजीव, एक बीवी को मार दिया तो दूसरी मिल गई, वो भी उसी की जुड़वा बहन। मीनाक्षी ये कहकर राजीव और तिशा का मजाक उड़ाने लगी। राजीव और तिशा आगे कुछ भी कहते उससे पहले ही मीनाक्षी ने गाड़ी में बैठे आदमी को एक इशारा किया और वो आदमी गाड़ी को उस जगह से ले गया। ये देखते ही राजीव ने हड़बड़ाते हुए कहा, ये तुम क्या कर रही हो? मेरे बच्चे! राजीव आगे कुछ कहता उससे पहले ही मीनाक्षी ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। मैं अच्छे से जानती हूँ कि उनकी कोई गलती नहीं है। सिर्फ एक गलती ये है कि वो तुम्हारे बच्चे हैं। इतनी सी उम्र में ना जाने कितना कुछ देखना पड़ रहा है उन्हें, इसलिए बेहतर यही होगा कि वो सुरक्षित जगह पर रहे। राजीव उस गाड़ी को जाते हुए देख रहा था जिसके अंदर बैठे ऋषि और प्रिया गाड़ी के शीशे को जोर जोर से मार रहे थे। और चिंता मत करो, थोड़ी देर में तुम्हें उनसे बात करने को भी मिल जाएगी। ये कहने के बाद मीनाक्षी आगे बढ़ी और रॉकी के गले लग गई। राजीव ने जब रॉकी और मीनाक्षी को इस तरह से साथ में देखा तो वो और भी ज्यादा हैरान हो गया। थोड़ी देर पहले जो रॉकी अपनी गर्लफ्रेंड मीनाक्षी की याद में रो रहा था, अब वो मीनाक्षी के गले लगा हुआ था। जैसे ही रॉकी ने राजीव का चेहरा देखा तो वो भी मीनाक्षी की तरह हंसने लगा। अरे क्या हुआ? तेरे चेहरे पर 12 क्यों बज गए हैं? ये कहते हुए रॉकी ने मीनाक्षी की कमर पर हाथ रख दिया। मीनाक्षी और मैं जन्मों के साथी हैं। उसे तेरे जैसा कोई आदमी कभी बदल नहीं सकता। राजीव कुछ कहने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक से उसका हाथ तिशा ने पकड़ लिया। राजीव ने तिशा को पलट कर देखा। तिशा राजीव को शांत हो जाने के लिए कह रही थी। तिशा जानती थी कि कोई भी कदम उठाने से पहले ये जानना जरूरी था कि आखिर उन दोनों के साथ हो क्या रहा था। तुम काम की बात क्यों नहीं करते? आखिर चाहते क्या हो तुम राजीव से, और ये नाटक क्यों किया तुमने? ये सुनकर वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। मीनाक्षी ने प्यार से अपना हाथ रॉकी के चेहरे पर फेरा और उसके गाल पर किस कर दी। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? आराम से सब पता चल जाएगा, है ना जान? सही कह रही हूं ना मैं? हाँ बिल्कुल, मेरी जान ने जो कहा वो एकदम सही है। ये कहते ही रॉकी ने अपने आदमियों को इशारा किया और वो और मीनाक्षी पलटकर अपने टेंट में जाने लगे। वो दोनों जैसे ही पीछे मुड़े, उनके आदमियों ने राजीव और तिशा दोनों को पकड़ लिया। उन दोनों के चेहरे को एक कपड़े से ढकने के बाद वो खींचते हुए उन्हें एक दूसरे टेंट में ले गए। राजीव ने उन आदमियों से लड़ने की काफी कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। तिशा भी अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उन दोनों को अंदर बैठाने के बाद उन दोनों के चेहरे पर ढका हुआ वो कपड़ा उन आदमियों ने हटा दिया। राजीव और तिशा ने जब अपनी आंखें खोली तो उनके आगे सिर्फ मीनाक्षी थी। तुम ये सब क्या कर रही हो मीनाक्षी? मीनाक्षी राजीव को ध्यान से देख रही थी। इस बार वो ना तो मुस्कुराई और ना ही कुछ बोली। राजीव उसकी आंखों में अपने लिए नफरत साफ देख सकता था। अचानक ही मीनाक्षी ने अपना दूसरा हाथ आगे किया और राजीव को देखने लगी। राजीव ने जैसे ही उसके हाथ की तरफ देखा, उसके होश उड़ गए। मीनाक्षी के हाथ में गन थी। ये गन राजीव के गन जैसी थी। मीनाक्षी ने उस गन को उठाया और राजीव को दिखाते हुए बोली, कैसा लग रहा है तुम्हें इसे देखकर? कई पुरानी यादें जुड़ी है ना इस गन से? हाँ, ये बिल्कुल वही गन है
मेरे आदमियों ने तेरे घर से ढूंढ कर निकाली है, थैंक्स टू क्या नाम था उसका? हाँ, तिशा। थैंक्स टू तिशा, जिसने इस गन के करीब आने में हमारी मदद की है। राजीव और तिशा दोनों ही बहुत घबरा गए थे। राजीव मीनाक्षी की आंखों में देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मीनाक्षी, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम जिंदा थी तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? हाँ, इतना बड़ा नाटक करना जरूरी था? तिशा गुस्से में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर मीनाक्षी इतने समय से जिंदा थी तो उसने इतना बड़ा नाटक क्यों किया था। लेकिन उसकी ये बात सुनते ही मीनाक्षी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने तुरंत वो गन उठाई और तिशा के माथे पर लगा दी। राजीव की आंखें बंद हो गई थीं। ज्यादा तेज जुबान नहीं चल रही है तेरी? आखिर कैसी लड़की है तू? जिस आदमी की तू तरफदारी कर रही है वो एक मर्डरर है, जानती भी है? एक मर्डरर से प्यार करती है तू। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी वरना। मीनाक्षी आगे कुछ कहती उससे पहले उस टेंट के अंदर रॉकी आ गया और मीनाक्षी की बात को पूरा करते हुए बोला, वरना आज मीनाक्षी यहाँ नहीं होती। ये कहते हुए रॉकी अंदर आया और उसने तिशा की तरफ देखा। मीनाक्षी ने अभी भी गन को तिशा के सर पर रखा हुआ था। तिशा की सांसें तेज हो गई थीं। राजीव का दिल भी जोरों से धड़क रहा था। तिशा को छोड़ दो, इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है। तुम्हें बदला लेना है तो मुझसे लो, मैं तैयार हूं। मुझे मारना है तो मार लो, लेकिन तिशा को नहीं। राजीव ये कहते हुए मीनाक्षी को देखने लगा। मीनाक्षी के मन में अभी भी जैसे जलन थी। हालांकि राजीव ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन वापस आने के बाद राजीव को तिशा के साथ देखकर मीनाक्षी का खून खौल रहा था। उसने तिशा को उसके हाथों से पकड़ते हुए उठाया और उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगी। कौन मरना चाहिए और कौन नहीं, ये मैं तय करूंगी, तुम नहीं। मीनाक्षी, मीनाक्षी प्लीज रुक जाओ। तिशा, 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। राजीव के हाथ बंधे हुए थे। वो चाहकर भी मीनाक्षी को नहीं रोक सकता था। रॉकी भी उसके आगे एक गन पकड़कर खड़ा था। राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मीनाक्षी का मकसद क्या था। आखिर उसने मरने का नाटक क्यों किया था। मेरी जान कितने सुंदर है ना। रॉकी ने मीनाक्षी को जाते हुए देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मीनाक्षी कैसे वापस? मीनाक्षी कैसे वापस? मैं जानता हूं, विश्वास करना बहुत मुश्किल है। हो सकता है तूने अपनी पूरी कोशिश की हो उसे मारने की, लेकिन सच तो यह है कि नफरत के आगे हमेशा प्यार की जीत होती है। तेरे जाने के बाद मीनाक्षी को मैंने बचाया है, मैंने। ये कहते हुए रॉकी अपनी छाती पर जोर जोर से हाथ मारने लगा। उसकी आंखों में चमक थी। राजीव सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता था। जहां तक उसे याद था, मीनाक्षी अच्छे से मर चुकी थी। मैंने मीनाक्षी को मौत के मुंह से निकाला है और अब वो पूरी तरह से मेरी होने जा रही है। ये कहते हुए रॉकी हंसने लगा और उसने गन को अपने चेहरे के करीब लाकर अपनी दाढ़ी में खुजली करना शुरू कर दिया। तभी अचानक से राजीव अपनी जगह से उठा। उसने रॉकी के हाथ में पकड़ी गन को जोर से उसके चेहरे पर मारा और उसके हाथ से वो गन छीन ली। रॉकी हैरान रह गया। तूने अपने हाथ कैसे खोले? जब रॉकी मीनाक्षी को बचाने की बातें कर रहा था, इस बीच राजीव ने टेंट के अंदर जमीन के कोने में पड़ा कांच का टुकड़ा उठा लिया था और वो लगातार उससे अपने हाथ की रस्सियां काटने की कोशिश कर रहा था। हाथ खुलते ही उसने सही समय देखकर रॉकी पर वार कर दिया था। अब रॉकी के हाथ में पकड़ी गन राजीव के हाथ में थी। रॉकी ये देखकर अचानक ही हंसने लगा। तू क्या करेगा? तू मुझे मारेगा, लेकिन अब तो मैंने तेरे साइन भी ले लिया है। तू ना तो कानून से बच सकता है और ना ही हमसे। पर हाँ, अगर तुझे बचना है तो गन मुझे वापस कर दे। चल दे अब। रॉकी को यकीन था कि राजीव उस पर गोली नहीं चलाएगा। साथ ही उसके आदमी टेंट के बाहर ही खड़े थे।
रॉकी ने जैसे ही उन्हें आवाज लगाने के बारे में सोचा, राजीव ने गोली चला दी। गोली सीधा रॉकी की छाती को चीरते हुए अंदर घुस गई। रॉकी ने अपनी शर्ट पर हाथ लगाया और उसके हाथ खून से लथपथ हो गए। वो अपनी बड़ी आंखों से राजीव को देखने लगा।